नमस्कार। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। ये पूरे राष्ट्र को कनेक्ट करती है, कर सकती है। अब अगर हम अपने अस्तित्व की बात करें तो उसमें भाषा, संस्कृति और विरासत भी आते हैं। अपनी संस्कृति और विरासत को सहेजने, उसे प्रचार और प्रसार देने, औरों तक पहुंचाने के लिए कई अन्य भाषाएं माध्यम बनती हैं। और अगर हम ये काम कर पाएँ तो अपने कर्तव्य को बखूबी निभा भी सकते हैं। अस्तित्व के आज के अंक में आपकी मुलाकात करवाएंगे जाने माने हिंदी के साहित्यकार, भूतपूर्व हिंदी विभाग के अध्यक्ष जम्मू विश्वविद्यालय से प्रोफेसर राजकुमार जी। सर, आपका एक्सरसाइज स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद राजेश्वर जी, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, आपने मुझे यहाँ बुलाया और इतने बड़े मीडिया के सामने अपनी बात कहने का मौका दिया। मैं सही मायने में आपका बहुत मशकूर हूँ। सर, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अगर आप एक भाषा के माध्यम से पूरे राष्ट्र को पिरो सकते हैं तो वह हिंदी है। आज कई दशक बीत जाने के बाद क्या आप समझते हैं कि हम उस मकसद में पूरे हो पाए हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने। महात्मा गांधी जी का जो दृष्टिकोण था वो एक तरह से सर्वव्यापक दृष्टिकोण था। समूचे राष्ट्र को निगाह में रख कर बात कही थी उन्होंने। और उस वक्त हिंदी को एक तरह से संपर्क भाषा के रूप में पूरी तरह से अपना भी लिया गया। ये बात अलग है कि जब उसका नौकरी को लेकर के या इस तरह के अवसरों को लेकर बात आई तो दक्षिण भारत में उसका विरोध हुआ। पर यह है कि आम जनता में पहुंच की दृष्टि से हिंदी सब में स्वीकार्य थी, क्योंकि हिंदी में हमारा सांस्कृतिक धरोहर मौजूद था साहित्य के धरातल पर। और लोग जो उस समय के स्वतंत्रता संग्रामी लोग थे, उन लोगों ने सही मायने में हिंदी के माध्यम से ही देश को आज़ादी दिलवाई है। क्या आप समझते हैं सर कि मातृभाषा को राष्ट्रभाषा से खतरा उत्पन्न हो सकता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मातृभाषा का अपना अस्तित्व है, बल्कि मातृभाषा एक तरह से सोर्स है हिंदी के विकास के लिए, और हिंदी सोर्स है मातृभाषा के अगले विकास के लिए। क्योंकि दोनों भाषाएं जो हैं एक दूसरे के ऊपर, जिसको कहते हैं अन्योन्य आश्रित हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। जब हम क्षेत्र की बात करते हैं तो हमें मातृभाषा को साथ लेना ही पड़ता है, क्योंकि मातृभाषा में ही क्षेत्र की संस्कृति विरासत जो है वो अभिव्यक्त होती है। तो उसको जो परिवेश रहता है उसको छोड़ा नहीं जा सकता, उस परिवेश को नहीं छोड़ा जा सकता। उस परिवेश के साथ जुड़ी हुई संस्कृति और उसके शब्द, उसका मुहावरा, उसका आप कह लीजिए लोकगीत, लोक संचार माध्यम जो है उनको छोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए उसको तो लेना पड़ता है। लेकिन मातृभाषा में लिखा हुआ अगर औरों तक पहुंचाना है तो दूसरी भाषाएं उसमें माध्यम बन सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बननी भी चाहिए। हाँ, माध्यम बननी चाहिए। जब तक हम सही माने में समूचे देश की संस्कृति को प्रस्तुत करना चाहेंगे तो हमें मातृभाषाओं का साहित्य जो है या मातृभाषाओं की संस्कृति जो है उसको दूर दराज तक पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं अनुवाद का सहारा लेना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आप ये कहिए कि हमें ऐसे शब्दों को लेना पड़ेगा या ऐसे मुहावरे को लेना पड़ेगा जो सब जगह स्वीकार्य हों। तो भाषा ट्रैवल भी करती है। भाषा ट्रैवल करती, भाषा ट्रैवल करते हुए ही विकसित होती है। भाषा का विकास, भाषा अपने आप विकसित नहीं होती, बोलने वालों के जरिए विकसित होती है, लिखने वालों के जरिए विकसित होती है। हम लोग बात कर रहे हैं, हमारी बात पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच रही है, तो हमारे करने से भाषा विकास होता है। सही बात। जी हाँ जी। सर, आप कई वर्षों से, कई दशकों से जम्मू में कार्यरत हैं। जम्मू विश्वविद्यालय में आप कार्यरत रहे दशकों तक, और मूलतः आप हमीरपुर से बिलोंग करते हैं। जी। हमीरपुर को भी डोगरी भाषी क्षेत्र ही कहा जाता है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। ग्रियर्सन ने जब हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में, ये बता दो कि हमीरपुर जो है वो हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है। हमीरपुर हिमाचल का कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो था उसकी एक तहसील थी। और नूरपुर का तो बहुत जिक्र है जम्मू के गानों में। नूरपुर बिल्कुल पठानकोट के साथ लगता इलाका है जी। और यानी अगर इस धरातल पर लें हम तो एक वक्त था
1989 में जी। डॉक्टर करण सिंह जी ने जो आंदोलन चलाया था, तो उस हिसाब से उन्होंने ये कहा था कि ये डोगरा क्षेत्र है। अच्छा। हैं कांगड़ा, हिमाचल का वो एरिया। हाँ, सुजानपुर टीरा में मैं था, जी। तो सुजानपुर टीरा में बढ़ के बड़े बड़े पेड़ों के साथ ऐसे इश्तहार लगे होते थे, अच्छा। जहाँ डॉक्टर करण सिंह जी का चित्र होता था, और साथ में उन्होंने ये कहा होता था कि ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है ये मिलना चाहिए जम्मू के साथ, क्योंकि उसमें डोगरी भाषा का बहुत प्रभाव है। भाषा ही एक तरह से जोड़ती है, माध्यम वही रहा। भाषा ही माध्यम है। हमीरपुर की यहाँ तक बात है, ग्रियर्सन ने ये बात कही कि ये डोगरी भाषा है यहाँ के लोगों अच्छा, की, मातृभाषा जो है। मातृभाषा यहाँ के लोगों की डोगरी है। जी। वो हम हों ऐसा करके उन्होंने कुछ शब्द, कुछ वाक्य चुन के बताए, और ये कहा कि ये पूरी तरह से ये भाषा जो है ये डोगरी के साथ जुड़ती है। और दूसरी बात ये है कि अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो जो पहली कविताएं लिखी गई हैं यहाँ, मतलब ये है जम्मू कि क्षेत्र में, जम्मू क्षेत्र में, उसमें बहुत सारा कांगड़ा, गुलेर, देरा गोपीपुर की भाषा उसमें आई हुई है। मैं बोला जो डोगरी में गीत भी लिखे गए वहाँ पे भी नूरपुर का जिक्र होता है। नूरपुर, हाँ, उसकी टक्की और उसके वो सारा का सारा उसका जिक्र होता है। गुलेर का जिक्र होता है। गुलेर की रानी जो है उसके गीतों को, वो कवित्री थी, उसके गीतों को मैं बल्कि एक दफ़ा कह रहा था कि उसके गीतों को हम पहले डोगरी गीत मान सकते हैं। लीट वर्ग ने जो लिखा है, अच्छा। हाँ, उसको माना जा सकता है। हमारे यहाँ जो कवि दत्तू हैं, जी जी, उनके जो गीत, उनके एक दो कविताएं, एक दो कपलेट हैं जिसमें वो चढ़ाई करते हैं कांगड़ा पर, हैं, गुलेर पर, देरा गोपीपुर पर, हैं। उस वक्त के जो रेफरेंसेस जो हैं वो पूरे के पूरे यहाँ और वहाँ बिल्कुल अलग नहीं किए जा सकते, वो एक ही है। मैं मतलब ये है कि जब शुरू में मैं जब यहाँ आया तो मुझे डोगरी लोक साहित्य पढ़ाने के लिए दे दिया गया, क्योंकि हमीरपुर डोगरी क्षेत्र तो है। हाँ। उन्होंने कहा, मेरा एक तरह से टेस्ट भी था कि ये डोगरी जानता भी है कि नहीं जानता। तो मैंने 29 साल डोगरी साहित्य पढ़ाया। अच्छा। एक पेपर, इंडिपेंडेंट पेपर, 100 नंबर का पेपर होता था, और मुझे मतलब कहने में किस तरह की कोई मतलब वो गुरेज नहीं है कि मुझे एक दिन किसी डोगरा की मदद नहीं लेनी पड़ी उसको समझाने के लिए। आप खुद भी डोगरा थे? मतलब ये है कि यहाँ की भाषा को समझाने के लिए किस तरीके से यहाँ के लोगों की मदद नहीं लेनी पड़ी, बल्कि हाँ, एक आध दफ़ा कोई एक शब्द ऐसे थे, वो मैंने डॉक्टर बीना गुप्ता जी से बात की थी, डोगरी डिपार्टमेंट में मेरी सहयोगी भी थी वो, तो उनसे बात की थी। तो मतलब ये है कि हमारी भाषा में, कांगड़ा की भाषा और यहाँ की भाषा में किस तरह का कोई अंतर नहीं है। कांगड़ा की संस्कृति और यहाँ की संस्कृति में, वहाँ के रीति रिवाज और यहाँ के रीति रिवाज में, वहाँ की विरासत और यहाँ की विरासत, वहाँ के कुल देवते, कुल देवियाँ, ये लगभग सारे सांझे हैं, सांझे हैं। उसी तरह से यात्राएं वहाँ चलती हैं जैसे यहाँ चलती हैं, छड़ी यात्रा चलती है वहाँ भी चलती है। सर, आपने कविताएं भी लिखी, कहानी भी लिखी और साथ में शोध पत्र भी लिखे। जी। जम्मू में जब आप यहाँ पे आए तो आज कविता क्या उस स्तर तक पहुँच पाई है? क्योंकि जम्मू क्षेत्र को माना जाता है अहिंदी क्षेत्र। जी जी, तो इसको compete करना पड़ता है हिंदी भाषी क्षेत्र के साथ। बिल्कुल ठीक, क्योंकि आप हिंदी के प्रोफेसर भी हैं, आपने बड़े करीब से इन चीज़ों को पकड़ा होगा, देखा होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बात असल में ये है कि हम थोड़ा सा मतलब ये है कि इस तरह से लेकर चलते रहे। मैं जब यहाँ आया था तो मुझे, मेरी जो पोस्ट थी वो एक तरह से रिजर्व थी मॉडर्न हिंदी लिटरेचर को लेकर। अच्छा। जब मैं यहाँ आया तो यहाँ क्लासिकल ही पढ़ाया जा रहा था और वही छंद शास्त्र पढ़ाया जा रहा था, वही रीतिकाल और भारतेंदु तक पढ़ाया जा रहा था, या आपकी ये साकेत तक पढ़ाया जा रहा था, या कामायनी तक पढ़ाया जा रहा था, जो बिल्कुल नई कविता है, मॉडर्न सेंसिटिविटी उसके साथ किस तरीके का, कोई ना टीचर्स का कोई जुड़ाव था, ना स्टूडेंट का जुड़ाव था, ना लेखकों का जुड़ाव था। बिल्कुल लेखक भी अनाड़ी थे उस सिलसिले में। और उस हिसाब से आप ये कहिए कि हिंदी की कविता में छायावाद आपको मिलेगा। 80 तक की कविता जो है
वो 80 में लिखी गई, तब भी छायावाद को लेकर लिखा गया। छायावादी उनके बिंब प्रतीक रूपक जितने भी हैं वो रहे। या जैसे सुभाष भारद्वाज थे, प्रोफेसर सुभाष भारद्वाज, उनकी कविता में कहीं कहीं आपको प्रगतिवादी टच मिलता है। उसके अलावा मेरे अपने कुलीग्स जो थे वो भी कविता लिखते थे, लेकिन उनमें भी वही पुराना मध्ययुगीन सेंसिटिविटी थी, आधुनिक बोध नहीं था। उस वजह से हिंदी नेशनल लेवल पे कहीं पहचान नहीं बना पाया हिंदी का लिटरेचर, जो सही बात है। लेकिन सत्य यह है कि सन 1944 में डोगरी संस्था की स्थापना हुई, उससे पहले ही हिंदी साहित्य मंडल की यहाँ पे स्थापना हो चुकी थी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, जो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ, उसमें आपने बिल्कुल ठीक कहा, साहित्य मंडल की स्थापना हुई और बहुत सारे हिंदी के जो जाने पहचाने लेखक थे, जैसे ओम गोस्वामी थे, छत्रपाल थे, इवन अपने रामदास शास्त्री जी थे, चंद्रकांत जी थे, जोशी जी, इस तरह के बहुत सारे ऐसे लेखक थे जो शंकर शर्मा पिपासु थे। ये लोग बहुत अच्छा लिख रहे थे, छंद में लिख रहे थे, सेंसिटिविटी पुरानी थी, लेकिन बात कहने का इनका तरीका ये था, ये मास्टर्स थे अपने समय के हिंदी कविता को लेकर या हिंदी साहित्य को लेकर। लेकिन दिक्कत ये हुई कि ये जो डोगरी संस्था बनी, मातृभाषाएं जो है उनका विकास वैसे बहुत ज़रूरी होता है। मैं किसी तरीके से मतलब ये है कि ये नहीं कह रहा कि भाई इसके कारण हिंदी को नुकसान हुआ, लेकिन हाँ, लेखक को नुकसान ज़रूर हुआ कि लेखक जिसकी पहचान राष्ट्रीय धरातल पर थी वो सिमट करके एक छोटे से क्षेत्र में रह गई। मैं आपको एक अपना इंस्टांस बताता हूँ। मैं पंजाबी में लिखा करता था, तो मेरे प्रोफेसर, मैं साइंस का स्टूडेंट था, तो मेरे प्रोफेसर कहने लगे, देखो पंजाबी में लिखोगे तो इतनी सी जगह है, इसमें आपको पढ़ा जाएगा, हिंदी में लिखोगे तो दायरा बड़ा हो जाएगा, अंग्रेज़ी में लिखोगे तो और बड़ा हो जाएगा। तो अंग्रेज़ी में भी मैंने शुरू में लिखा और पंजाबी में लिखा, फिर मैंने उनकी बात मानी और मैं हिंदी में आया। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत बड़ा लेखक हुआ, लेकिन मेरी पहचान मतलब ये है कि उस वक्त भी बन गई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ के ओम गोस्वामी और छत्रपाल जैसे लेखक 67 और 67 में अगर हिंदी में छप रहे थे, चाहे वो किसी रियायत के कारण या नॉन हिंदी स्पीकिंग एरिया के लेखकों को प्रतिनिधित्व देना है, प्रोत्साहन देना है उस नाते, लेकिन ये है कि उनको प्रोत्साहित तो किया और उन्होंने पहचान दी, और उस नाते मतलब ये है कि वो चलते तो और ज़्यादा तरक्की होती, लेकिन खैर जो हो गया मैं ये कहना चाहूँगा कि क्योंकि जैसे ओम गोस्वामी जी का नाम लिया, छत्रपाल जी का नाम लिया इन्होंने, तो और भी बहुत से लेखक रहे जो डोगरी भाषा में लिखने लगे, लेकिन डोगरी भाषा को भी समृद्ध साहित्य प्राप्त हुआ। हाँ। अदरवाइज डोगरी साहित्य में वैसा समृद्ध साहित्य तब तक नहीं था, और इनके आने से डोगरी साहित्य बहुत समृद्ध हुआ। हाँ सर, ये कह सकते हैं कि इन्होंने सामंजस्य बिठा के रखना चाहिए था। बिल्कुल, हिंदी में भी लिखते, हाँ, डोगरी में भी लिखते। ये हिंदी में भी लिखते, बल्कि जो डोगरी में लिखा था उसको अनुदित करके हिंदी में अपने आप अनुदित करके पहुंचाते तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। जैसे वेदराही जी की एग्जांपल आप ले सकते हैं, वो मूलतः डोगरी में लिखते हैं, उसी का अनुवाद वो दूसरी भाषा में करते हैं। बिल्कुल ठीक है आपने। 70-71 तक तो वो डोगरी में लिखते लिखते हिंदी में एस्टैब्लिश हो गए। वो बॉम्बे चले गए, उनकी बहुत सारी कहानियों पर फिल्में बनी हैं, बहुत सारा लेखन उनका जो है वो फिल्माया भी गया, और उससे हमारी कल्चरल एंटिटी जो है वो उसकी पहचान भी बनी, इसमें भी कोई शक नहीं। और ये है कि यहाँ की जो मूल समस्याएं थी उनसे भी लोगों का परिचय हुआ, कल्चरल हेरिटेज जो है उसका भी पता चला, और कल्चरल प्रॉब्लम्स जो लोगों के सामने आ रही थी उनका भी प्रॉब्लम पता चला। और ये 71-2 की बात है, उस वक्त भी उन्होंने ये काम किया, उन्होंने सामंजस्य बिठाया, और आज तक वो सामंजस्य बिठाए हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बढ़िया से बढ़िया लेखन जो जम्मू कश्मीर से हो सकता है वो वेदराही कर रहे हैं, हिंदी में भी कर रहे हैं, डोगरी में भी कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। सामंजस्य भी बिठाया हुआ है, और एक तरह से डोगरी साहित्य की पहचान
उनके जरिए भी हुई है। हिंदी पद्मा साहित्य को उनका सचदेव डोगरी के माध्यम से ही जो अनुदित साहित्य है वो अवेलेबल हो रहा है। जी जी जी। जब पद्मा सचदेव जी ने पद्मा वो- सचदेव जी का भी बड़ा योगदान है इस मामले में। यहाँ की मतलब पद्मा सचदेव ने शुरू में हिंदी में लिखा, बाद में डोगरी में आई, लेकिन उन्होंने सामंजस्य बनाए रखा। उनका जो यहाँ का लेखन है, यहाँ का लेखक जो उनको डोगरी लेखक के रूप में बेशक समझता हो, लेकिन राष्ट्र स्तर पर लेखक जो है उनको डोगरा लेखक मानता है, लेकिन हिंदी का लेखक मानता है। हिंदी का लेखक डोगरा लेखक पृष्ठभूमि से। हाँ पृष्ठभूमि। तो वो बड़ी मज़ेदार बात ये है कि मेरा एक महाराष्ट्र से एक मित्र आया, तो मुझे उसने इनकी आत्मकथा जो है उसके लिए पूछा, मुझसे बात भी की उसने, तो कुछ गलत चीज़ें भी प्रचारित हुई उनके बारे। तो मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं, आप सही मायने में उनका वो साहित्य पढ़िए, तो उसमें आप ये देखेंगे कि ये एक तरह से एक ही नाड़ी है जो दो शिराओं में बंट गई है। हिंदी भी डोगरी, हिंदी भी, इनका स्टेम जो है वो एक ही है। स्टेम डोगरा है, इनका कल्चर इनका डोगरा है, अभिव्यक्ति का माध्यम हिंदी है और अभिव्यक्ति का माध्यम डोगरी है। तो ये उनकी खासियत है। सर मैं एक चीज़ आपसे बात पूछना चाहता था कि जैसे हिंदी की बात करें तो हिंदी को बतौर राष्ट्रभाषा प्रचारित करने के लिए या उसको प्रसार देने के लिए अहिंदी भाषी क्षेत्रों में केंद्रीय हिंदी संस्थान ने कुछ पुरस्कार भी स्टार्ट किए थे जी। हाँ। जो एकदम से बंद कर दिए गए। हाँ। अगर आपको एकदम से बंद करने भी थे तो उस साल से बंद कीजिए ना। जो 4 वर्ष पुराने जो किताबें सबमिटेड थी, जिन पर पूरा कार्य हो चुका था, उनको बंद करने से आप नहीं समझते कि अहिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी के प्रोत्साहन को बहुत गहरा आघात पहुंचा है? बिल्कुल। पुरस्कार देखिए प्रोसेस में आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन पुरस्कार प्रोत्साहन भी तो देते हैं। इसमें ऐसा है कि ये इनकी को पता नहीं कैसी नीति रही है सरकार की कि जम्मू कल्चरल अकेडमी में जो सब्सिडी के लिए अप्रूव किताबें थी उनको सब्सिडी नहीं दी गई। जी। बेस्ट बुक अवार्ड बड़ी देरों से बेस्ट बुक अवार्ड नहीं दिया गया, कई वर्षों से नहीं दिया गया। मैंने 84 में यहाँ से बेस्ट बुक अवार्ड लिया, मैंने 95 में वहाँ से राष्ट्र संस्थान जो है हिंदी का, वहाँ से पुरस्कार लिया। तो इससे मतलब ये है कि फिर 16 में यहाँ लिया, उसके बाद किसी को मिला ही नहीं है। तो मतलब ये है कि ये जो अकेडमीज़ होती हैं या साहित्यिक संस्थाएं जो होती हैं जो सरकारी पैसे से चलती हैं, उनका सही मायने में जिस तरह से उपयोग होना चाहिए है उस तरह से उपयोग नहीं किया जा पा रहा। बजट की भी लगातार कटौती, बजट भी कटौती हो रहा है, और बजट बहुत सारी जो है, जब तक लिखित साहित्य सामने नहीं आएगा तब तक वो दर्ज नहीं होगा आने वाले समय के लिए। या तो इस मीडिया के जरिए दर्ज होगा, लेकिन मीडिया के जरिए भी हम ये कह सकते हैं कि हम उतना ही कह सकते हैं जितना मतलब ये है कि वक्त होता है दिया। लिखित रूप में हम 20 किताबें लिख सकते हैं और वो कोई ना कोई किताब ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट भी वही होगा, अपने समय का जो दस्तावेज है वो पेश करेगा। और उसमें पूरी तरह से स्वतंत्र भी होता है लेखक। मैं मतलब ये कहना चाहूँगा अपने एक्सप्रेशन के लिए स्वतंत्र भी होता है, उसके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं होता। अच्छा, मुश्किल ये हुई है कि अब साहित्य को राजनीतिक वेपन के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, ये दिक्कत हुई है। जबकि हाँ, ये खतरनाक स्थिति है, जबकि साहित्य जो था ये एक तरह से मानव विकास, सांस्कृतिक विकास के लिए होता था। ये किसी पार्टी का माउथपीस नहीं होता, अपनी अंदर की अभिव्यक्ति है, अपने अंदर की अभिव्यक्ति है। जब से ये चीज़ शुरू हुई है तब से सही मायने में अंदर की अभिव्यक्ति मर गई है। लोग जो चाहते हैं वो मर गया है, जो गवर्नमेंट चाहती है वो जिंदा हो गया है। ये मैं माफ़ी चाहूँगा ये बात कहते हुए, लेकिन सच तो यही है।
हैं। और इस नाते मतलब ये है कि आपका मीडिया जो है ये कुछ हद तक मतलब ये स्वतंत्र मीडिया जो है वो कुछ हद तक अपनी भूमिका निभा रहा है। रही ये अब भाषा विभागों की बात यहाँ तक है, चाहे वो पंजाब का है, चाहे जम्मू का है, चाहे हिमाचल का है। मैं वैसे तीनों भाषा विभागों से वाबस्ता रहा हूँ, मैं उनकी कमेटियों में भी रहा हूँ। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि भाई आपने मतलब ये है कि इस आदमी को ध्यान में रखना है और इसकी इवैल्यूएशन इस तरह से करनी है। इम्पार्शियल डिसीजन अब रहना चाहिए। इम्पार्शियल नहीं रहा, अब ये आ जाता है, साथ में आ जाता है चिट अंदर धंसी हुई, इसको जरा अच्छी तरह से देख लेना। अब अच्छी तरह से देख लेना जो है वो ऑटोमेटिकली बंधा हुआ होता है। 500-700 रुपए के लिए अगर समीक्षक बंध जाए हैं तो ये उसका भी सत्यानाश है और भाषा का भी सत्यानाश है, सही मायने में ये है। तो इसलिए सरकार को इन चीज़ों को लेकर सोचना चाहिए। देखिए सरकार का विरोध किया, उन्होंने साहित्य अकादमी के जो अवार्ड थे वो वापस कर दिए हैं। इन्होंने कहा हमने देना ही नहीं है। ये भी एडजमेंट जो हुए गवर्नमेंट उस वजह से भी रुक गया, उन्होंने 5 सालों से दिया ही किसी को नहीं है। चलो उम्मीद करेंगे सर ये भी जागृति आए। हम हमेशा अवेयरनेस की बात करते हैं तो साहित्य को लेकर भी सभी जागृत हों। आप एक्चुअली स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मेहरबानी, आपने मेरी बात सुनी। अगर कहीं मुझसे उस तरह की बात कही गई हो तो वो मेरे अपने विचार हैं राजेश्वर जी, उसको मतलब है कि आप अदरवाइज़ ना लीजिए। मैंने मुझे जो सच लगा जो मैंने वो कह दिया, सत्य ही कहना चाहिए सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। अस्तित्व के इस अंक में आपने बातचीत सुनी प्रोफेसर राजकुमार जी से। उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति का स्रोत साहित्य रहना चाहिए। बहुत गहरी बात है, समझने की आवश्यकता है। कैमरा पर्सन नितिन के साथ राजेश्वर सिंह राजू को अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।